नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे धामी की हुंकार, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। उत्तराखंड में धामी सरकार राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए अपनी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों के 100 दिन के कामों का लेखा जोखा तैयार कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि जो वादे चुनाव से पहले किए गए थे उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, लेकिन विपक्ष सरकार के इस फैसले को जुमला बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ सरकार के सभी मंत्रियों की परफॉर्मेंस जीरो है। सरकार बनने से पहले जनता बेहाल थी और सरकार बनने के बाद भी जनता बेहाल ही नजर आती है। सरकार का ये कदम कितना प्रभावी होने वाला है, आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए जो कार्य अब तक किए हैं और जो वादे भाजपा सरकार ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव से पहले जनता से किए थे, उन सभी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने कड़ा कदम उठाते हुए अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों का 100 दिन का लेखा जोखा तैयार करने को कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल में प्रदेश में चलाई जा रही राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए सभी विभाग द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उस पर भी एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है, जिसके आधार पर विभागीय मंत्रियों के कामकाज की सूची को तैयार किया जाएगा। जबकि सभी मंत्रियों की जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसको आम जनता के सामने भी रखने की तैयारी की जा रही है। यानी साफ है कि उत्तराखंड के मंत्रियों के कामकाज का लेखा जोखा उनकी परफॉर्मेंस का सटीक रिपोर्ट कार्ड होगा। राज्य में भाजपा सरकार एक बार फिर सत्ता पर काबिज। ऐसे में सरकार ने जो वादे चुनाव से पहले किए थे उसको जल्द से जल्द जनता के बीच लाना सरकार की पहली प्राथमिकता है, जिसके लिए धामी सरकार सभी वादों को पूरा करने में जुटी हुई है। हाल ही में सरकार ने राज्य के सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त गैस सिलेंडर दे जाने के वादे पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। भाजपा के नेता सरकार के कामकाज को जनता के लिए विकास की नई परिभाषा बता रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार जनता के विश्वास पर खरा उतर रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जैसे ही उन्होंने धामी सरकार की कमान संभाली, अपने भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान अपने दृष्टि पत्र में जितने भी वायदे किए थे उन सभी का अनुपालन करने के लिए उन्होंने तमाम अपने जितने भी विभागीय मंत्री हैं उन सभी को अपने अपने विभागों का लेखा जोखा 100 दिन के अंदर हमने जो भी कार्य किए हैं उन सभी को जनता के सामने रखने के लिए उन्होंने तमाम मंत्रियों को और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि 100 दिन जैसे ही पूरे होते हैं हमने अपने अपने विभागों का जो हमने हमारी उपलब्धियां हैं, जो हमने कार्य किए हैं, वो जनता के सामने हमने रखने हैं। धामी सरकार के चुनाव से पहले जो वादे अपने मैनिफेस्टो में किए थे उनको पूरा करने के लिए सरकार पूरी कोशिश में जुटी हुई है और इसी के तहत सरकार के सभी मंत्रियों के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड तैयार कराए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि सभी रिपोर्ट को जनता के सामने रखा जाएगा और मंत्रियों के परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार के इन दावों को खोखला बता रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार पिछले 5 सालों से जनता के हित में कोई भी काम नहीं कर रही, जबकि दूसरे कार्यकाल में भी केवल और केवल मुख्यमंत्री और पूरी भाजपा सरकार तानाशाही रवैये अपनाए हुए है और ऊपर बैठे हुए अपने दिल्ली के नेताओं को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार की नाक के नीचे कई बड़े घोटाले हुए
और जिन मंत्रियों के विभागों में यह घोटाले हुए उन मंत्रियों पर अभी तक सरकार कोई कार्रवाई नहीं की है, जो बताता है कि राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है। किसी भी घोटाले को जांच के नाम पर दबा दिया जाता है और जो जांच कमेटियां घोटाले की जांच के लिए बनाई जाती हैं, वह कमेटी कहां चली जाती है और कहां अपनी रिपोर्ट सौंपती है, इसका किसी को भी पता नहीं है। इस तरह से 100 दिन हो गए हैं, सरकार अपने आप को कह रही है कि हमारे 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड हम बनाएंगे। 100 दिन के अंदर जो हमारी 4 धाम यात्रा चल रही है, उस यात्रा के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वही सुविधाएं नहीं दे पाए हैं। आखिर जो पूरे दुनिया से जो है यात्री जो है हमारे तीर्थ स्थल पे आ रहा है, वो क्या संदेश लेके जाएगा। तो और इसी तरह से जो सड़कों का हाल है वो सबके सामने है, बिजली की हाल आपके सामने है, भ्रष्टाचार आपके सामने। तो 100 दिन के अंदर रिपोर्ट कार्ड तैयार करें, जनता के सामने लाए, अच्छी बात है। जनता उस बात का भी जवाब देगी कि भाई आपने 100 दिन के अंदर क्या करा है। 100 से ज्यादा जो है लोगों की मृत्यु हो चुकी है, चिकित्सा की जो है उन्हें सुविधाएं नहीं मिल सकी पहाड़ों के अंदर। उत्तराखंड में भाजपा ने पिछले 22 सालों का मिथक तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार अपनी सरकार राज्य में 2/3 बहुमत के साथ बनाई है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि वह जनता के बीच जो वादे करके आई थी उनको भी जल्द से जल्द पूरा करे। इसी के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की बात कर रही है, जिस पर विपक्षी दलों का मानना है कि सरकार के सभी मंत्रियों का परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है और राज्य में सरकार की नीति और नियत दोनों ही साफ नहीं है, क्योंकि कई घोटाले सामने आने के बाद भी किसी भी मंत्री पर अब तक सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। के न्यूज इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। और आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका परिचय कराते हैं हमारे आज के मेहमानों से। हमारे साथ में आज सत्यवीर चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही आरुषि सुंदरियाल जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। मीनाक्षी घड़ियाल जी हमारे साथ में हैं, यूकेडी की प्रवक्ता हैं, और साथ ही कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज हमारे साथ में बने हुए हैं। राजू मौर्य जी आम आदमी पार्टी की ओर से आज हमारे साथ में। आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के साथ करते हैं। सत्यवीर चौहान जी, जीरो टॉलरेंस है या फिर जीरो परफॉर्मेंस है? असल में जीरो क्या है? गरिमा जी, आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। और मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी 100 दिन में 30 दिन बचे हुए, अभी 70 दिन हो चुके हैं, और जिस प्रकार से इन 70 दिनों में सरकार ने कार्य किया है, उसी का परिणाम है कि आपने देखा हो चंपावत विधानसभा में एक महत्वपूर्ण जीत हुई है, और जिसका कि आपको एक मैं कह सकता हूं कि सैंपलिंग वोटिंग हो कह सकते हो कि जो अब तक के कार्य हुए हैं। और जिस प्रकार से हमने अपने दृष्टि पत्र को प्रमुखतः फर्स्ट स्टेप पे रखा है कि किस प्रकार से उस कामों को किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि ये सरकार उत्तराखंड के विकास और समृद्ध उत्तराखंड और गरीबों के लिए किस प्रकार से हमने तैयार किया है रोड मैप, वो आपको आने वाले समय में दिखेगा। जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव में कहा था कि भाई हम कॉमन सिविल कोड समान नागरिकता संहिता को लाएंगे, उसको उन्होंने लाया, उस पर कमेटी बना दी है, विशेषज्ञों को उसमें जोड़ दिया गया है। दूसरा, जिस प्रकार से अंत्योदय के जो कार्ड धारक है उनके लिए 3 सिलेंडर मुफ्त देने का कार्य किया है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो पुरानी हमारी योजनाएं हैं उस पर भी कार्य हो रहा है। आपने देखा होगा कि जितने विभागीय मंत्री है वो निरंतर अपने विकास कार्यों का लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, मुख्य जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है वो भी निरंतर बैठकों के द्वारा समीक्षा कर रहे हैं कि कितना कार्य हुआ है 100 दिन के अंदर के, किस प्रकार से सरकार को हमने सौंपना है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, और जिस प्रकार से अभी कांग्रेस जी गरिमा जी जी आप पूरा करिए, अपनी बात पूरी करिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारी कल ही प्रदेश की कार्य समिति हुई है, उसमें भी यही रखा गया कि किस प्रकार से हमने कार्य करने हैं और किस प्रकार से कार्य किया गया है, और अगले 100 दिनों में जब जनता के बीच में कार्ड देंगे। मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में सबसे अच्छा होता है कि आप योजनाओं को किस प्रकार से बना रहे हैं और उसके बाद उसका क्रियान्वयन नीचे तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो गरीब व्यक्ति है, जो आपसे आशाएं रखता है कि भाई ये सरकार मेरे लिए योजनाएं बनाएगी तो मुझ तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, या फाइलों तक ही दब जाएगी। वह आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों में भी हुआ है, जिसका कि हमें प्रचंड बहुमत मिला है, और आने वाले समय में भी आपको यही दिखेगा कि सरकार गरीबों तक पहुंची है। ठीक है, वैसे आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र आया था सामने, संकल्प पत्र, वो पूरा सुना दिया हमारे दर्शकों को। खैर देखिए, रिपोर्ट कार्ड तो सामने आएगा, लेकिन रिपोर्ट कार्ड आप ही को बनाना है, आप ही की योजनाएं हैं। जनता उस रिपोर्ट कार्ड को कितना पास करती है वो सबसे अहम होगा। कांग्रेस पार्टी आप पर लगातार सवाल उठा रही है कि आपकी परफॉर्मेंस जीरो है,
जीरो टॉलरेंस नहीं है। कांग्रेस पार्टी से आज हमारे साथ में आरुषि जी जुड़ी हुई हैं। आरुषि जी, अभी आपने सुना सत्यवीर जी कह रहे हैं कि हम तो योजनाएं लेकर आए हैं और धरातल तक पहुंच रही हैं कि नहीं चिक रही हैं, हम तो इसका रियलिटी चेक भी करवाते हैं, फिर आखिर विपक्ष क्यों सवाल पर सवाल खड़े किए जा रहा है? दे दीजिए ना इनको रिपोर्ट कार्ड। देखिए, ये किस रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं? क्या काम इन्होंने किया है जिसका ये रिपोर्ट कार्ड बनाने वाले हैं? आप ये देखिए, अभी 4 धाम यात्रा में इन्होंने क्या हाल जनता का किया है आपके सामने है। किस तरीके से जो है पूरे देश से लोग जब हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश पहुंच गए, तब एक हफ्ते बाद ये अचानक से अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अब जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सोचिए क्या बीती होगी उस इंसान पे जो कहीं 700-800 किलोमीटर दूर से देहरादून पहुंच गया या ऋषिकेश पहुंच गया या हरिद्वार पहुंच गया, तो उसके दिल पे क्या बीती होगी जब अचानक से उसे पता चला होगा कि रजिस्ट्रेशन कराना है। कहाँ इनका मैनेजमेंट है? कहाँ ये लोग? अभी देख रहे हैं आप कितनी ज्यादा जो है मृत्यु 4 धाम यात्रा के दौरान हुई है। उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि हम रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। किस बात का रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे आप? आपको दिख नहीं रहा कि आप क्या काम कर रहे हैं? आपका जो काम है उसको रिपोर्ट कार्ड की जरूरत नहीं है। स्पष्ट है कि भाजपा की जो सरकार है वो भ्रष्ट सरकार है। चुनाव से ज्यादा इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। ये जो है 4 धाम का इतना अच्छा मौका उत्तराखंड के लिए था और उसको जो है इन्होंने नजरअंदाज कर ये पहुंच गए हैं कि 4 धाम को मौका तो मत कहिए आरुषि जी। आरुषि जी, 4 धाम को मौका मत कहिए, कम से कम 4 धाम यात्रा को मौका नहीं कहना मुझे लगता है ठीक होगा। मेरा कहने का मतलब है 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए खुद को एक अच्छा राज्य, एक जो है उदाहरण सेट करने का अच्छा मौका था। कॉल करके ठीक है आरुषि जी, आपको लगता है कि 4 धाम में यात्री जो पहुंच रहे हैं उनके लिए बेहतर सुविधाएं अगर सरकार की ओर से दी जाती तो कहीं ना कहीं एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो जरूर साबित होती और जो सरकार दावा कर रही है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं उसमें भी पास हो पाती। ठीक है, और भी हमारे साथ में प्रवक्ता जो है वो लगातार बने हुए मीनाक्षी घड़ियाल जी हमारे साथ में यूकेटी से हैं। मीनाक्षी जी, आप बताइए, 22 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आई। 100 दिन पूरे होने हैं, हालांकि अभी 30 दिनों का वक्त है, लेकिन अभी से सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है अपने रिपोर्ट कार्ड को बनाने की। क्या लगता है, क्योंकि अब तक सिर्फ 2 कैबिनेट की बैठकें हुई हैं जिसमें पहले में यूसीसी को लेकर बात हुई थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिए जाने की बात हुई थी। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि सरकार अपने इस रिपोर्ट कार्ड में दिखाने क्या वाली है कि आखिर 100 दिनों में कौन सी सौगात इन्होंने जनता को दे दी है? देखिए, अगर मैं तो ये कहूंगी कि अगर ईमानदारी से ये 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाए तो वाकई में बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि शो होना चाहिए कि जो जिम्मेदारी ली गई थी या दी गई थी उन पे कितना कार्य हुआ, वो सब चीजें जनता के सामने आनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग देख रहे हैं कि 100 दिन का इन्होंने एक इवेंट की तरह इस चीज को पकड़ा हुआ है। ऐसा ना हो इसमें आप देखिए, सवाल करने वाला कौन है और जवाब देने वाला कौन है। सवाल करने वाले भी स्वयं और जवाब देने वाले भी स्वयं। रिपोर्ट कार्ड भी खुद चेक करेंगे, पेपर्स भी खुद चेक करेंगे, रिपोर्ट कार्ड भी खुद बनाएंगे और फिर जनता को सौंप दिया जाएगा। जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है चारों तरफ से। 360 डिग्री एक इवैल्यूएशन मेथड होता है जिसमें कि हर जगह से परफॉर्मेंस का लेखा जोखा होता है, जहाँ पे जनता से भी आएगा, विपक्ष से भी आएगा, अन्य जो और दल के लोग हैं वहां से भी आएगा। तो उसको मिला जुला जो है वो एक्चुअली में जो रिपोर्ट कार्ड की हम बात करते हैं एक्चुअली में वो होता है। तो अगर हम 100 दिन की, आप देखिए पिछली बार भी 100 दिन का बड़ा सिगुफा छोड़ा गया था कि धामी जी ने 100 दिन पूरे किए। आखिर में पता चला कि काम तो कुछ धरातल पे हुआ नहीं है, बल्कि 18 करोड़ रुपए उन्होंने अपने प्रचार में खर्च कर दिए। तो ऐसा ना हो कि हर 100 दिन पे ये 18 से 20 करोड़ रुपए खर्च करते जा रहे हैं और जनता के ऊपर और भी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि अगर हम समस्याओं की बात करें तो न्यूज़पेपर जो है रोज किसी ना किसी समस्या से पटा पड़ा है। बड़ी जो इश्यूज है, उत्तराखंड के इश्यूज जो है, गैरसैंण राजधानी का इश्यू ले लो आप, या फिर परिसंपत्तियों के बंटवारे का इश्यू ले लो, हमारी जो कोरोना के टाइम पे नहीं, लेकिन मीनाक्षी जी, आप अगर इतनी सी बात पर गिरेंगे तो अभी तो सिर्फ 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड है ना। मुझे लगता है सरकार तो 5 साल के लिए बनी है, थोड़ा सा और इंतजार कर लेना ठीक होगा। मतलब यही बहुत सरप्राइजिंग चीज है कि हम 100 दिनों की बात कर रहे हैं। हमारे तो राज्य में पिछले 5 सालों से बीजेपी की सरकार है और तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन होने के बावजूद भी हम फिर से 100 दिन लेके आ गए, नए 100 दिन। आप देखिए ना, मतलब इन लोगों का रोज हर बार का यही होगा कि हम नए 100 दिन लेके आए हैं। पिछले के 100 दिन में हमने जो किया सो किया।
ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए जब केंद्र में भी हमारी बीजेपी सरकार है, राज्य में भी हमारी बीजेपी सरकार है, वही पुरानी पेंशन बहाली की जब बात होती है तो यहाँ पे बात आती है कि हम लोग केंद्र में पहले डिस्कस करेंगे मतलब आप उस चीज को जब आपकी जनता चाह रही है कि पुरानी पेंशन बहाली हो, तो आप अभी मतलब आप बात कर रहे हैं ना, आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी आप ये लागू नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने राज्य के बारे में कहाँ सोच रहे हो, आप अपने राज्यवासियों के बारे में कहाँ सोच रहे हो। ठीक है, यानी आपको भी लगता है कि रिपोर्ट कार्ड में ये पूरी तरह से फेल होने वाले हैं, आपको भी यही लगता है कि अगर जनता इनका रिपोर्ट कार्ड बनाए तो ये फेल हो जाएंगे। ठीक है, हमें वही होना भी यही चाहिए कि जनता द्वारा रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, इसको लेकर अभी कुलदीप जी से इसको लेकर ही सवाल करेंगे, उसके पहले राजू जी हैं, उनको आम आदमी पार्टी की ओर से जोड़ लेते हैं। राजू जी, आपका भी स्वागत आज की इस चर्चा में। आप बताइए, आम आदमी पार्टी तो खैर इस बार ना चुनाव में लड़ी और फिलहाल जमीन तलाश रही है, लेकिन क्या लगता है अभी भारतीय जनता पार्टी 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाली है, आपको लगता है कि उन्होंने जनता के साथ जो वादे किए थे वो उसको पूरा कर रहे हैं, क्या उस रास्ते पर है? देखिए, आपने अभी बोला कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी। नहीं, चुनाव लड़ी थी मुख्यमंत्री के चुनाव में। ना आपने गलत समझा। मैंने ये नहीं कहा कि आप विधानसभा के आम चुनाव में नहीं थे। अब मैंने कहा कि जब मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, पुष्कर सिंह धामी दोबारा से उपचुनाव में चंपावत से उतरे, तब पहले लड़ना था आम आदमी पार्टी को, लेकिन बाद में ये हुआ कि हम नहीं लड़ेंगे, उसको लेकर मैंने कहा। उस पर एक चर्चा हो चुकी है और हमने कहा था कि हम चुनाव की औपचारिकताओं पर विश्वास नहीं करते, तो हमने भी उसी को लेकर बात की कि आपने वहां पर चुनाव नहीं लड़ा। जी, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब बात होती है उत्तराखंड राज्य की, तो हमें, जैसा कि अभी मीनाक्षी जी ने भी बहुत सुंदर बात करी, कि हम आज के 100 दिनों की बात करने लगते हैं और पिछला कार्यकाल सारा भूल जाते हैं। 12 साल इस उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने 12 साल राज किया है, 12 साल। और इस 12 साल को हम नहीं देखते ना, वो 12 साल की बात करते हैं। अरे चलिए ठीक है, 12 साल मत जाइए, थोड़ा पीछे चले जाते हैं, पिछले 5 साल में चले जाते हैं। इतना भ्रष्टाचार हुआ है, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स पर भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए राजू जी, मैं कहता हूँ मियां वाला का फ्लाईओवर, मुझे बोलने दीजिए पहले, मैं आपको पूरा बोलने दूंगी, लेकिन बस मेरी एक बात सुन लीजिए, आप उसके बाद कंप्लीट करेगा। आप कह रहे हैं पिछला क्या हुआ, पिछले 5 सालों में क्या हुआ, अब उस पर बात करने से क्या फायदा, क्योंकि अगर जनता ने इन पर विश्वास नहीं किया होता तो इस बार फिर से 5 साल का मौका नहीं देते, तो उन 5 सालों को छोड़कर अब आगे बढ़ जाइए, आने वाले 5 सालों को लेकर आज चर्चा कर लेते हैं। मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा जनता के लिए उत्तराखंड की। देखिए, 35% लोगों ने वोट किया और सरकार बनती है। मैं मानता हूं कि मेजोरिटी, जहां वोट परसेंटेज ज्यादा होती है उसकी सरकार होती है, वो विधायक होता है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि 65% लोगों ने बीजेपी के अगेंस्ट वोट किया है, उनकी आवाज हम लोग बनते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो ये बड़े बड़े फ्लाई, मैं मियां वाला फ्लाईओवर की बार बार बात करता हूं, अगर ये वास्तव में जीरो टॉलरेंस की सरकार है, आप जाके देखिए, अपना रिपोर्टर भेजिए, वो एकदम गिरने की स्थिति में है मियां वाला फ्लाईओवर, तो उसके भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं होती है? मैं पूरी तरीके से कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी जी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, वाकई में अगर वो काम करना चाहते हैं, तो उनको पिछली सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुए उन पर भी बात करनी चाहिए, उनकी भी बात करनी चाहिए। जो कोरोना काल के दौरान कोरोना वॉरियर्स थे, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे लिए हॉस्पिटल्स में रहे, मुर्दा घरों में रहे, आज वो लोग बैठे हुए धरना दे रहे हैं, उनके रोजगार का क्या होगा? उस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए, आप ठीक कह रहे हैं राजू जी, लेकिन फिर भी 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड पर कुछ कहिए ना, कि अब इन 100 दिनों में क्या लग रहा है? मैं कहना चाहूंगा, क्या रिपोर्ट कार्ड देंगे? क्या किया? बैठके करी खाली, अब बैठ के करके कागजों में करते रहेंगे। ये देखें कि 100 साल में इनके मंत्री कितना विदेश गए। जब यहाँ पर 4 धाम यात्रा चल रही थी, मैं परसों भी डिबेट बोला, तो पर्यटन मंत्री जाकर के दुबई में शेखों को सॉल उड़ा रहे थे। क्या देंगे 100 दिनों में? आपने दिया क्या इस राज्य को? आपने केवल निराशा दी है। आज भी धरने चालू है। अगर एक योजना धरातल पर इन्होंने उतारी हो जिससे कि लोगों को फायदा हुआ, अंत्योदय की बात कर रहे हैं कि अंत्योदय के परिवारों को सिलेंडर दिए, 3 सिलेंडर मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। इस वक्त देखिए, जो तलवार लटका दी इन्होंने राशन कार्ड धारकों की। अरे अगर जो डेफिनेशन पे जाएंगे ना, तो उत्तराखंड में शायद ही कोई व्यक्ति मिले, क्योंकि आदिवासी उत्तराखंड में नहीं रहते हैं। और इन्होंने जो राशन कार्ड के लिए जो मानक बना दिए ना, वो आदिवासियों पे फुलफिल होंगे। उत्तराखंड में एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा जिसपे राशन कार्ड बचेगा। अंत्योदय क्या बात करते हैं? इन्होंने पोस्टर लगाए, हमने 200 रुपए की छूट दे दी गैस में। आपने लिखा क्यों नहीं कि अंत्योदय के लोगों को दी? आपने आम आदमी को कोई राहत नहीं दी है, केवल ठगने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने।
ठीक है, हमारे साथ में कुलदीप राणा जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। कुलदीप जी, अभी आपने सुना, मैंने सवाल किया था सत्यवीर जी से कि जीरो टॉलरेंस है या फिर जीरो परफॉर्मेंस है, क्योंकि फिलहाल आपने जितने भी प्रवक्ताओं को सुना बीजेपी को छोड़कर सब कह रहे हैं कि भाई जीरो टॉलरेंस नहीं बल्कि जीरो परफॉर्मेंस है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अभी रिपोर्ट कार्ड ये बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड देंगे। मैं बड़ा आम सा जनता के बीच से ही आया हुआ सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि खुद ही रिपोर्ट कार्ड बना लेना है तो फिर क्या है, बनवाना है तो जनता से बनवाइए ना, असलियत सामने आ जाएगी। ये क्या सिर्फ एक इवेंट, जैसा कि अभी मीनाक्षी जी कह रही थी, क्या वाकई में एक इवेंट के तौर पर सेलिब्रेट कर लेते हैं कि ठीक है 100 दिन हो रहे हैं तो हम फिर से कुछ ना कुछ कर लेंगे, हाईलाइट हो जाएंगे, दिखा देंगे कि हमने 100 दिनों में कौन सी बड़ी चीजें कर दी हैं। कुलदीप जी, देखिए गरिमा, लोकतंत्र में सरकार के कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिए। बिल्कुल। और ये मूल्यांकन जनता बेहतर करती है और शायद जनता का ही मूल्यांकन रहा होगा कि भाजपा को उन्होंने दोबारा सत्ता पे बैठाया है। राजनीतिक दल अपनी टिप्पणियां करते हैं, उनके अपने मानक हैं और कुछ अपनी उनकी राजनीतिक भूमिकाएं भी हैं, राजनीतिक जिम्मेदारियां भी हैं जिनका निर्वहन करना उनके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उत्तराखंड में अगर देखें तो अभी जिस प्रकार की स्थिति है, और मैं यथार्थ पर बात करूंगा तो इतनी जल्दी सवाल खड़े करना, क्योंकि अभी सवाल के तो जवाब ही नहीं बने हैं, और जब तक उनके जवाब नहीं आ जाते और उन पर अगर हम सवालों पर ही सवाल खड़े कर दें तो फिर ये एक स्वस्थ व्यवस्था के लिए ये ठीक नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि इससे राजनीतिक दलों की छवि भी प्रभावित होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इस समय उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जो विपक्ष में भी रहा है और अभी पुनः विपक्ष में है, कांग्रेस के लिए जनता में अपने खोए हुए विश्वास को पुनः पाना एक बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड क्रांति दल, जिसका उत्तराखंड में एक बड़ा जनाधार रहा था, वो वक्त के साथ धीरे धीरे अपना जनाधार खो रहा है। आम आदमी पार्टी अपना जनाधार तलाश रही है। तीनों की अलग अलग भूमिकाएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप जनता के मन में कंफ्यूजन पैदा ना करें, जनता को भ्रमित ना करें। और मैंने देखा, मैंने सभी की बातें सुनी और मैं यह समझ नहीं पाया कि सिर्फ सवाल खड़े करने के लिए सवाल किए जा रहे हैं या व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सवाल किए जा रहे हैं। अगर उत्तराखंड राज्य में जनता की जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं और वर्तमान में जो स्थितियां हैं, उनको लेकर के अगर सवाल खड़े किए जाएं, उनको लेकर के अगर व्यवस्थाओं पर सवाल किए जाएं और व्यवस्थाओं को एक तरीके से ये कहें कि हम जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करने की दिशा में अगर सवाल किए जाएं तो ज्यादा बेहतर रहता है। सिर्फ आलोचना के लिए सवाल हो तो मैंने समझता कि ये चीजें ठीक होंगी। खैर, लेकिन इससे नुकसान किसको होगा अब मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, उन्होंने कई सवाल खड़े किए, वाजिब सवाल भी हैं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, एक पत्रकार होने के नाते और यहाँ पर एक विश्लेषक के रूप में जो हम बैठे हैं, कि भाई आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, जिनकी दिल्ली में सरकार भी है, जो मुख्यमंत्री भी हैं और अभी पंजाब में भी उन्होंने अपने दम पे सरकार लेकर के आए हैं, उन्होंने आरटीआई से दिल्ली सरकार के तमाम घोटालों को उजागर किया था। शीला दीक्षित के मामले में, कॉमनवेल्थ के मामले में, तमाम कांग्रेस के मामलों में उन्होंने आरटीआई के माध्यम से किया था। आज उत्तराखंड में इतने सवाल खड़े कर रहे हैं और उत्तराखंड की जनता भी चाहती है, और कभी कभी हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि यार कि जिस पार्टी की बुनियाद आरटीआई के दम पर हुई थी, उस पार्टी के कार्यकर्ता इस राज्य में जहां अपने पॉलिटिकल जमीन को गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहां आरटीआई का उपयोग क्यों नहीं करते? ठीक है, बड़े सवाल हुए हैं और एक बड़ा सवाल था ये कि भाई क्योंकि वो केंद्र का प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं कभी उत्तराखंड की योजनाओं पर या उत्तराखंड पे आरटीआई हो और उस पर यानी कुलदीप जी, आपको लग रहा है ना कि यहाँ पर ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आरटीआई के दम पर दिल्ली में तो बहुत कुछ किया, क्योंकि शुरुआती दौर था, अभी उत्तराखंड में जमीन तलाशनी है, बावजूद उसको उस तरह से काम नहीं हो रहा है। ठीक है, इस पर आगे भी आपकी हम पूरी बात सुनेंगे, लेकिन आपको बता दें कि एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे, कहीं मत जाएगा, देवभूमि का दंगल जारी रहेगा। आप देख रहे हैं
सारथी। बढ़ रहा है ये देश मेरा एक सुनहरे कल की ओर, थामे हैं हम सब इसकी विकास की डोर। एक एक भारतीय अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा, पूरी निष्ठा से उसका पालन करेगा, तो भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो फिर आप भी राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा के रूप में अपना एडवांस टैक्स समय पर जमा करवाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किश्त 15 जून 2022 तक अवश्य जमा कराएं। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है देवभूमि के दंगल में। आज हम बात कर रहे हैं कि धामी के हुंकार और सौदर्य को रिपोर्ट कार्ड में आखिर क्या होगा। सारे मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सत्यवीर चौहान जी के पास चलते हैं। सत्यवीर जी, अभी आपने सुना, कुलदीप जी भी यहाँ पर यही कह रहे थे कि ठीक है भाई, उन्होंने आपके समर्थन में कहीं ना कहीं बात कही कि सवाल खड़े होंगे, लेकिन उनका जो भाव है वो ये होना चाहिए, उनका जो मकसद है वो ये होना चाहिए कि उत्तराखंड की जनता का भला हो, ना कि सिर्फ इसलिए सवाल खड़े करने हैं क्योंकि आप पर सवाल उठाना है। लेकिन सत्यवीर जी, अगर बात करें आपके अब तक के कार्यकाल की, जो धामी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है बीजेपी का, उसमें सिर्फ अभी 70 दिन हुए हैं, कैबिनेट की 2 बैठकें, 2 बड़े फैसले, मैंने पहले भी आपसे कहा था। इसके अलावा क्या है आपके पास रिपोर्ट कार्ड में बताने के लिए, आप बताइए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो चुनाव में बिजी थे, उसके बाद चारधाम यात्रा में कहीं ना कहीं व्यस्तता हो गई, तो ऐसे में आप देख क्या पाए हैं? गरिमा जी, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। पहले एक एक लाइन का इनके सभी का प्रश्न दे दूं। एक व्यक्ति यहाँ पर कह रहे थे कि उत्तराखंड में आदिवासी समाज नहीं है, तो उनको अपडेट होकर आना चाहिए। 2 सीटें उत्तराखंड में ऐसी है जो रिजर्व है आदिवासी समाज के लिए, और बोक्सा, थारू, जौनसारी, तमाम ऐसी कैटेगरीज है जो उसमें है। तो इनको जब उत्तराखंड का भौगोलिक परिदृश्य नहीं पता है कि भौगोलिक स्ट्रक्चर क्या है, तो आके इसी प्रकार के बयान देंगे। इस तरह के आदिवासी नहीं है। अरे रुक जाइए, प्रेमी में बहुत अच्छे से रहते हैं वो लोग। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, ठीक है? आप नहीं बताओगे कौन आदिवासी है, कौन, ये भारतीय संविधान ने तय किया है, ये आम आदमी पार्टी तय नहीं करेगी। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन वैसे सत्यवीर जी आप बोलिएगा, आप कहेंगे कि मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ऑफर वाली बात हो जाती है ना, जहाँ पर बड़े बड़े ऑफर लगा देते हैं कि बाय 1 गेट 1 फ्री, लेकिन वो छोटा सा स्टार बनाकर टर्म्स एंड कंडीशंस, शर्तें लागू, ये बिल्कुल वैसी बात होती है ना। आपने कह दिया कि हम 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में देंगे, लेकिन बाद में पता चलता है तो जनता को सिर्फ मायूसी हाथ लगती है उसके हाथ में, है ना? ये बिल्कुल वैसी बात है। देखो, मैं आपको फिर स्पष्ट कर देना चाहूंगा, हमने डबल इंजन सरकार का नारा पहले भी दिया था, अब भी दिया था। अगर आपको उसका विकास का मॉडल जानना है तो मैं आपको फिर बताना चाहूंगा। उत्तराखंड का मैक्सिमम पार्ट अगर देखोगे तो पहाड़ों से जुड़ा हुआ है। यहाँ का नागरिक कभी नहीं सोचता था पहाड़ का नागरिक में कभी मैं भी यहाँ पर ट्रेन का सफर कर पाऊंगा, क्योंकि पहाड़ का नागरिक जब भी आता था तो पहले बसें तो उसके गांव तक जाती थी, मगर पहाड़ से उतरने के बाद वही देखता कि ट्रेन कैसे चलती है। आज आप देख रहे होंगे ऋषिकेश, कर्णप्रयाग का किस प्रकार से रेलवे का, और कितने लोगों ने वहाँ के लोकल लोगों को वहाँ, लेकिन सत्यवीर जी अभी तक तो सड़कें भी दुरुस्त नहीं हुई, रेलवे लाइन की तो बहुत आगे की बात हो गई। सड़कों पर हमने बहुत सारे डिबेट्स कर ली आपके दूसरी सत्ता में आने के बाद, बहुत सारे डिबेट सड़कों पर हो गई। गरिमा जी, मैं कल अभी हमारी कार्य समिति थी हल्द्वानी में, मैं यहाँ से देहरादून से बैठा हल्द्वानी तक, इतनी बढ़िया रोडें थी। उससे पहले 10 दिन तक मैं चंपावत रुक गया, उसके बाद में पिथौरागढ़ गया। आप देखो किस प्रकार की रोडें बनी है, और चारधाम में भी आज। दूसरा मैं आपका चारधाम का एक आपको डेटा देना चाहता हूँ, जो कि कल कार्य समिति में भी उठा कि कितने पर्यटक अभी तक तीर्थयात्री यहाँ तक आ चुके हैं।
25 लाख से अधिक तीर्थयात्री यहाँ पर अभी दर्शन कर चुके हैं, जो कि पिछले कई सालों को मिला के देखा जाए तो वो सारे रिकॉर्डों को तोड़ चुका है। और विद इन इतना अभी 1 महीने के अंदर कल ही वो 1 महीना पूरा हुआ है अगर केदारनाथ की यात्रा को देखा जाए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अगर हमारी योजनाओं को देखना है तो दूसरा मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहूंगा कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को देते हैं। हम 10 जनपद को नहीं देते, ना किसी एक विशेष परिवार को देते। हम यहाँ जिस प्रकार से हमको चुना गया है कि हमारी उनसे किस प्रकार की आशा है। दूसरा राशन कार्ड का इन्होंने एक मुद्दा उठाया, भाई 33,000 से ज्यादा लोग ऐसे निकले हैं जो गरीबों का हनन कर रहे थे, जो उन तक वो पहुंचना चाहिए था उन तक नहीं पहुंच रहा था, उन पर रोक लगी है। हमारी देखो, मैं कहना चाहूंगा हमने एक नई कार्य संस्कृति को जन्म दिया है राजनीति में, किस प्रकार से सभी को साथ लेकर चले। मैं कहना चाहूंगा अभी अगर चिकित्सा की बात की जाए, हमने पिछले 5 सालों में बहुत प्रयास किया, वो अभी पूर्ण नहीं हुए कि उत्तराखंड उस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र को आयाम पहुंचा सके। दूरस्थ क्षेत्रों में जिस प्रकार से आज चिकित्सा पहुंचनी चाहिए वो अभी नहीं पहुंची, मगर हम उस पर अग्रसर है। ये नहीं कहते कि हमने संपूर्ण कार्य कर दिया। रोडें अभी कुछ गांवों तक नहीं पहुंची है, वहां तक पहुंचाने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो PMJCY हो, चाहे वो स्टेट रोड्स हो, चाहे वो दूसरे कुछ गाँव नहीं सत्यवीर जी, क्योंकि मैं बहुत उत्तराखंड में मैंने बहुत सारे डिबेट्स किए, जिसमें मैंने खुद डिबेट की थी, मुझे अच्छे से याद है। एक गांव ऐसा है जहां पर आज तक बिजली पानी पहुंचा ही नहीं है, पानी की व्यवस्था है, बिजली के खंभे आज तक वहां पर लगे ही नहीं, लोग जानते ही नहीं है, उनके घरों में बल्ब है ही नहीं, स्विचेस हैं ही नहीं, क्योंकि वहां तक लाइट गई नहीं है। कई ऐसी जगह हैं उत्तराखंड में, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। आप 100 दिनों के, अभी कुलदीप जी ने भी एक बात कही, उस पर भी मैं सवाल करना चाहती थी आपसे ही। अभी मैं आपको रोक रही हूँ ये, क्योंकि आप अगर बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो देखिए सवाल उठेंगे। अभी कुलदीप जी ने कहा कि 100 दिन हुए हैं, अभी तो इतनी जल्दी सवाल उठाने नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इतनी जल्दी, सत्यवीर जी अरे मैं आपको मौका दूंगी, मुझे भी जोड़ लीजिए ना, आपको ही तो पूरा मौका दे रही हूँ, अभी तो मैं आपके पास ही हूँ। 100 दिन अगर हुए हैं, अगर कुलदीप जी को लग रहा है कि अभी बहुत जल्दी, इतनी जल्दी सवाल नहीं उठाने चाहिए, तो यहाँ पर एक बात ये भी तो है ना कि 100 दिन हुए हैं, बहुत जल्दी, विपक्ष अगर सवाल ना उठाए तो आप भी थोड़ा और इंतजार करते ना, थोड़ा और सौगातें जनता को देते ना, उसके बाद रिपोर्ट कार्ड पेश करते। इतनी जल्दी आपको भी क्या है रिपोर्ट कार्ड पेश करने की, क्योंकि सिर्फ 2 कैबिनेट की बैठक को लेके बताना, रोजगार को लेके बताना चाहूंगा, पुलिस की भर्तियां लगातार जारी है, फिजिकल उनके चल रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य विभाग में मंत्री जी ने पूरा एक शेड्यूल निकाल दिया है कब किसकी भर्तियां है, प्रत्येक विभाग अपने कार्य कर रहा है। और दूसरा, जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा में मैं आपको मुख्यतः 2 धामों का बताना चाहूंगा, यमुनोत्री और केदारनाथ, क्योंकि तटस्थ वहां की जो है भौगोलिक परिस्थितियां है। आपने देखा होगा कि कहीं किसी भी धामों में अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है, कोई प्यासा रहा हो, कोई भूखा मरा हो, कहीं भगदड़ मची हो, इस तरह का यात्री उमड़ा हो और सारे रिकॉर्ड टूटे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, मैंने आपके डिबेट में आपके साथ जुड़ा हुआ था, मैंने सारे टेक्निकल पॉइंट्स आपको बताए थे। बीच में 4-5 यात्री ऐसे थे जो रास्ता भटक गए थे, मैंने कहा था कि उनको उनके हाथ पर QR बैंड दिया गया है, जिससे उनको आइडेंटिफाई किया जाए, 2013 जैसी स्थिति ना पैदा हो। आपने देखा होगा कि जो यात्री खोए थे, केवल एक ही रास्ता था कि उनको कैसे आइडेंटिफाई किया, वो उनके QR कोड की लोकेशन आइडेंटिफाई करके। दूसरा, केदारनाथ में जिस प्रकार से एक यात्री नीचे गिरा था, उसको रेस्क्यू किया बाय हेलीकॉप्टर, उसको सीधा ऋषिकेश एम्स लाया, क्योंकि ऋषिकेश एम्स ने 100 बेड उसको पहले से ही रिजर्व रखे गए यात्रियों के लिए। दूसरा, 20 ऐसे डॉक्टर, मैं केवल केदारनाथ का कहूंगा, जो एम्स के है, जो स्पेशलिस्ट है, जो हर 15 दिन के रोटेशन के बाद चेंज हो रहे हैं, हमने वो तमाम कार्य किया है, जिससे जो बाहर से आ रहा है व्यक्ति है और उनको असुविधा ना। दूसरा, मौतों का कारण मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे स्पष्ट किया है। जब अभी वो जिस दिन चुनाव परिणाम आए थे, उस दिन उन्होंने तमाम मीडिया के बंधुओं को स्पष्ट किया, जितने भी केसेस आए हैं कोविड के बाद, ऐसी प्रॉब्लम्स आई है कि बॉडी की रेजिस्टेंस जो है बहुतों का कम हुआ है, उनको बोला गया था गाइडलाइन में कि भाई अपना चेकअप करा के अगर आप सुटेबल हो तो यू कैन गो, मगर ऐसा क्या हुआ कि वो नहीं माने। सत्यवीर जी देखिए, ठीक है, आप तैयारियों को लेकर कुछ भी कहिए, लेकिन जनता से आप अपील कर सकते हैं कि हाँ, आप अपने स्वास्थ्य का चेकअप कराकर ही आए, लेकिन अगर नहीं आ रहे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आगे ना। 4 धाम में बहुत सारी अव्यवस्थाएं आई सत्यवीर जी, उस पर हम विस्तार से आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, आपके 100 दिनों में क्या होगा आज उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि 4 धाम पर मैंने न जाने कितने डिबेट्स कर दी और बहुत सारी समस्याओं को लेकर विस्तार से उन पर बात किया है, जिसमें देखा है कि अव्यवस्थाएं हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी ओर से तैयारियां बिल्कुल नहीं की गई हैं, लेकिन अव्यवस्थाएं फिर भी शेष रह गई हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से आरुषि जी आप कुछ कह रही थी अभी बीच में, बताइए। सत्यवीर जी कह रहे हैं कि हम तो अपने उसी रोड मैप पर चल रहे हैं जो हमने जनता को विकास के लिए दिखाया था। फिर कांग्रेस क्या सिर्फ इस मंशा से सवाल खड़े कर रही है कि उसको दिखना है, उसको सवाल खड़े करने क्योंकि विपक्ष में, जैसा कुलदीप जी कह रहे थे, या वाकई में आप लोग जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सच में सरकार की आंखें खोलें और सही से काम करें? उत्तराखंड में
उत्तराखंड में इतनी सारी इनकी अव्यवस्था हमें दिखी है। अब चाहे वन की बात कीजिए, अभी कितनी वन अग्नि लगी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद आप बात करें चारधाम यात्रा की बात करें, चाहे आप अभी बिजली की कटौती की बात करें, लगातार 9-9 घंटे तक उत्तराखंड में बिजली काटी गई है, जिससे कि उद्योग हमारा घट के 50% रह गया। उसके बाद ये बात कर रहे हैं हम 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड देंगे। आप क्या लिखने वाले हैं उस रिपोर्ट कार्ड में और किसको देने वाले हैं ये रिपोर्ट कार्ड? जनता देख रही है आपको। और जहां तक बात है, अगर बात ये कही जाए कि आपकी सरकार यहाँ बनी है, तो मुझे नहीं लगता आपके काम देखकर बनी है। आपकी सरकार बनाने के क्या कारण रहे हैं सारे सबको पता है। आप किस बात आप बता दीजिए, आप बता दीजिए आरुषि जी। नहीं देखिए नतीजा आप जनता पर कैसे सवाल उठा सकते हैं आरुषि जी? सरकार कैसे बनी आप बता दीजिए। ये डिवाइड एंड रूल खेल के सरकार बनी है। मैं तो साफ तौर पे कह रही हूँ, ये जो है जो हिंदूवाद के नाम पर इन्हें वोट मिले हैं। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की जहां बात होती है, वहां सिर्फ ये बात होती है कि क्योंकि ये हिंदुओं की पार्टी है, क्योंकि ये जो है तो उत्तराखंड में धार्मिक जनसंख्या कितनी है? लेकर धार्मिक आधार पर ही इनको जो है मैक्सिमम इनका वोट बैंक फिलहाल जो है वो धार्मिक आधार पर है, विकास के आधार पर नहीं है। जब भी आप अगर जनता के बीच में जाकर भी अगर आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट दिया वो बताएंगे तो सिंपल आपको एक ही जवाब मिलने वाला है, विकास की बात कोई नहीं करता, सब हिंदूवाद की बात करते हैं। और इस तरीके की जो इनकी राजनीति चल रही है, ये मुझे लगता है इन्हें क्षणिक लाभ दे रही है, लेकिन ये इनका कोई जो है ये लंबे टाइम तक चलने वाली राजनीति इनकी नहीं है। ठीक है आरुषि जी। देखेंगे हरिद्वार के अंदर जो सीएम धामी की जो सेक्रेटरी हैं, उनकी जो परिजन है, उनपे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हरिद्वार के अंदर 300 बीघा जमीन जो है वो जो है जो अल्पसंख्यक और उनकी दलित लोगों की जो जमीन है वो जो है कब्जा चुके हैं ये लोग। और उसके बाद ये बात करते हैं हमारे अब भ्रष्टाचार। अब किस चीज का रिपोर्ट कार्ड देने वाले हैं? आप अपना भ्रष्टाचार देखिए, हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार उत्तराखंड में हो गया धर्म की आड़ में, और उसके बाद ये बात कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड दिखाने की, तो ये दिखावा है सिर्फ। ठीक है सत्यवीर जी आपके पास आएंगे। ठीक है, आपको लग रहा है दिखावा। सत्यवीर जी लौटेंगे, अभी आपको कितना वक्त दिया, एक बार फिर से आएंगे, सबका जवाब दे दीजिएगा, सबकी राय तो जान ले। अभी एक बार फिर से ये आरोप लगाएंगे आप पर। उसके पहले कुलदीप जी के पास चलते। कुलदीप जी, अभी आरुषि जी ने बड़े सारे आरोप मुझे लगता है अभी तो सरकार पर नहीं लगाए, जनता पर लगा दिए। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर, हिंदुत्व के नाम पर ही पार्टी को वोट मिल रहे हैं। तो अब या तो जनता पर ही सवाल उठ जाएंगे तो कैसे काम होगा? जनता के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। तो आपको किसने मना किया है? आप जाकर जनता को समझाइए ना कि वो विकास के लिए, महंगाई के लिए, इन सारे मुद्दों के लिए वोट करें। आपको किसने पकड़ कर रखा है? कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं करती है कि वो जाए और बताए कि भाई धर्म के नाम पर वोट मत दो? मैं वही कह रही हूँ। हाँ, धर्म के नाम पे जो इन्हें वोट मिल रहे हैं इनका क्षणिक लाभ है। नहीं, पर इसको रोकना किसका काम है? ये भी तो रोकेंगी आप ना। अगर आप सत्ता में नहीं आ पा रहे, आपको लग रहा है कि धर्म को आधार बनाकर ये आगे बढ़े चले जा रहे हैं, तो आप जाइए, रोकिए। आप बताइए कि आप विकास और इसकी राजनीति करेंगे, आप इस तरह से सरकार चलाएंगे। क्यों नहीं सुन रहे आपकी पार्टी? क्यों आपकी पार्टी की बात जनता नहीं सुन रही? ये भी तो बड़ा सवाल है। खैर, कुलदीप जी, आरुषि जी अभी कुलदीप जी को सुन लेते हैं। आपने जनता तक पहुंचा भी पा रहे हैं और जनता हमारा वोट शेयर बढ़ा है। ठीक है कुलदीप जी, आपने सुना अभी आरुषि जी कह रही है कि भाई धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, ये उत्तराखंड में भी अभी तक ये जो वर्ड्स थे ना, ये शब्द अब तक उत्तराखंड की राजनीति में मुझे लगता है ज़्यादा नहीं आए हैं। बाहर के प्रदेशों की बात करें, आपके पड़ोसी प्रदेशों में खूब चलता है, लेकिन उत्तराखंड में अब तक ऐसी कोई बात नहीं चलती है। लेकिन अब वही राग अलापना दूसरी पार्टियों के प्रवक्ताओं ने भी शुरू कर दिया है कि भाई धर्म के आधार पर पार्टी आगे बढ़ रही है। देखिए, ये राजनीतिक दलों का अपना विवेकाधिकार है कि वो क्या टिप्पणी करते हैं और किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। लेकिन मैंने जो सवाल पहले था, मैं गरिमा में उस सवाल को पूरा करते हुए अपनी इस बात को मैं कहूंगा कि क्योंकि पहला जवाब मेरा पूरा नहीं हो पाया था, और अन्यथा वो जवाब इस तरह के लगेगा कि जैसे किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता का हो, है ना। तो मैं प्रवक्ता की भूमिका में नहीं हूं, मैं पत्रकार की भूमिका में हूं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं पहले, क्योंकि देखिए, मैंने जब आम आदमी पार्टी के लिए कहा था ये बात कि भाई क्यों नहीं आरटीआई पे उत्तराखंड में काम होता है, ठीक है ना। यही चीज मैं यूकेडी के लिए कहता हूं कि चुनाव से पहले भू कानून पर को लेकर के तो तमाम जगह तमाम हल्ले हुए, तमाम बातें, सवाल खड़े किए गए, लेकिन
अगर सरकार आप जवाब ही नहीं अस्तित्व में आने के बाद 100 दिन के भीतर अगर वो कॉमन सिविल कोड ला सकती है, राजू जी, तो मीनाक्षी जी प्लीज आप बीच में नहीं बोलिए, इसके बाद मैं आऊंगी। राजू जी, मैं इसके बाद आपके पास ही आऊंगी, प्लीज आप ऐसे बीच में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे सब साथ में बोलते तो किसी की आवाज नहीं आती है। अरे मैं आपके पास आऊंगी, क्यों परेशान है? ऐसा नहीं, अभी वक्त है डिबेट में। राजू जी, इसके बाद आपको ही मौका दूंगी, प्लीज कुलदीप जी को पूरा कर दीजिए। हाँ नहीं, बिल्कुल। तो इस दिशा में भी काम होना चाहिए था, लेकिन उस दिशा में भी काम नहीं हुआ। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस उत्तराखंड में सबसे बड़ा विपक्ष है और विधानसभा में भी है। आप देखने वाली बात यह है कि पिछले 5, क्योंकि लगातार अभी बहुत सारी चीजें ऐसी महसूस हो रही हैं और ऐसी दिख रही हैं कि सरकार 6 साल से काम कर रही है। सरकार 1 महीने से 2 महीने पहले गठित हुई है, ठीक है। और चूंकि सरकार के 100 दिन का काम क्या था, मैं ये देखिए, अगर सरकार का रिपोर्ट कार्ड आता और तब हमारे लिए सवाल खड़े करना आसान होता कि सवाल क्या दावे कर रही है सरकार, क्या दावे कर रही है, 100 दिन में किन कामों का दावा कर रही है और उसने क्या काम दिखाए हैं हमें, तो तब हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ होता और सवाल खड़े करने के लिए बहुत कुछ होता और उन सवालों में ऑथेंटिसिटी भी बनी होती। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि अभी जो बात निकल करके आई है, अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव की औपचारिकता में नहीं पड़ना चाहते हैं चंपावत चुनाव को लेकर के। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि राजनीतिक दल के प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव औपचारिकता नहीं होती है। लोकतंत्र का मूल ही चुनाव है। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरा, अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को भी सुन रहा था कि ये जो धार्मिक आधार है, धर्म के आधार पर क्षणिक लाभ है, तो अगर क्षणिक लाभ है भाजपा को तो फिर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? जब चीजें क्षणिक हैं तो सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? दरअसल क्या है कि उत्तराखंड की राज्यवासियों की एक बड़ी, ये कह सकते हैं कि यहाँ बड़े सहज और सीधे किस्म के लोग रहते हैं। यहाँ के लोग, मैं अगर उसे एक आम भाषा में कहूँ तो चंट नहीं है। यहाँ बहुत सहज किस्म के लोग निवासी हैं उत्तराखंड के, और राष्ट्रभक्त हैं। यही कारण है कि उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को ही हमेशा अपना सपोर्ट दिया। हमेशा इनकी सरकारें बनी हैं यहाँ पे। ना तो यहाँ का क्षेत्रीय दल यूकेडी उभर पाया और ना ही आम आदमी पार्टी उभर पाई। लेकिन ये राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कि वो जनता को राजनीतिक रूप से ज्यादा मजबूत करें, ज्यादा सशक्त करें। और इस प्रकार की डिबेट्स जो होती हैं वो जनता में कहीं ना कहीं एक विचार पैदा करती हैं, जनता में एक बहस पैदा करती हैं। कई बार हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर इस प्रकार की डिबेट्स में हम हैं तो हम जनता के बीच में क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या हम एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए या अपनी बात को ऊपर रखने के लिए ही बात कर रहे हैं, या हमारी बातों से जनता में कोई सवाल जाग रहा है? हो सकता है कि अगर कांग्रेस के प्रवक्ता कोई ऐसी बात कहें, कल के दिन जनता कांग्रेस के साथ खड़े होकर के आंदोलन में आए और सरकार से सवाल करे, या यूकेडी के प्रवक्ता कोई ऐसी बात करें जो जनता को लगे कि नहीं ये जरूरी है, हमें यूकेडी के साथ जाना चाहिए और सरकार पर सवाल खड़े करने चाहिए, या आम आदमी के प्रवक्ता ऐसी बात करें। लेकिन अमूमन होता ऐसा नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे सत्ता को इसलिए नहीं कहूंगा, कटघरे में नहीं खड़ा करूंगा, क्योंकि सत्ता का काम है, सत्ता अपने आप को सही दिखाने के लिए हर वो काम करेगी जिसमें उसको अपने आप को सही दिखाना होगा, और वो काम कर रही है। उन्होंने कहा हम 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं, वो करेंगे। लेकिन हमें देखना होगा कि 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में, क्योंकि हम बिल्कुल, मैं विपक्ष के सारे सवालों के साथ खड़ा हूं, लेकिन हमें यह भी तो देखना होगा कि सत्ता का जवाब क्या है। ठीक है, इंतजार, यानी आपको यही लग रहा है ना कि पहले इनको देखने दीजिए कि ये क्या बता रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, कि हमने क्या दिया, उसके बाद उस पर सवाल करिए। ठीक है राजू जी, आप बताइए। हाँ बताइए। मैं पहले तो कुलदीप जी का बात का खंडन करता हूं कि आप राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट ना बांटे। जनता ने राष्ट्रवादी है इसलिए भाजपा को चुना है, अब तक कांग्रेस चुना है, ये सर्टिफिकेट आप देने वाले कोई नहीं है। ठीक है ना? आपने कहा कि राष्ट्रवादी है इसलिए उन्होंने भाजपा या कांग्रेस को ही चुना, यानी यूकेडी के लोग या अन्य दल के लोग राष्ट्रवादी नहीं है। तो ये आपकी टिप्पणी का मैं बिल्कुल विरोध करता हूं, और आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देने का। दूसरी रही बात, आपने कहा दूसरा, नहीं, देखिए मैं बिल्कुल करूंगा, ये कोई सर्टिफिकेट ना बांटे राष्ट्रवाद का। ये बड़ी समस्या है प्रवक्ताओं के साथ। मैं देख रहा हूँ आम आदमी पार्टी की समस्या के प्रवक्ता के साथ कि मेरा मेराधिकार क्या नहीं है, ये तो आपसे तय नहीं करेंगे। लेकिन आप बात को समझ लीजिए। राजू मौर्य जी, आप तो पहले बात सुना, मैंने क्या कहा है आप उसको रिपीट सुन सकते हैं। मैंने कहा उत्तराखंड की जनता राष्ट्रवादी रही है, और इसका एक बड़ा कारण रहा है कि इन्होंने राष्ट्रीय दलों को चुना है। बिल्कुल, आपने यहाँ के क्षेत्रीय दलों को नहीं चुना है। आप उस चीजों को समझ तो नहीं रहे हैं।
ठीक है ना? आप नेगेटिव दिशा में मत जाइए ना, आप सही दिशा में आइए बहस करने के लिए। राजू जी ठीक है, ठीक है, अपनी बात अगर आपको इस पर चर्चा करनी है तो आप ओपन ग्राउंड पे आइए। राजू जी ठीक है, राजू जी आप बताइए। अभी आप राजनीतिक दलों से अपनी बात करिए ना। क्या मतलब है? पत्रकारों से उलझने में कोई फायदा नहीं है आपका राजू जी, पत्रकारों से उलझने में कोई फायदा नहीं है। आपको जो भी कहना आप अपनी पार्टियों से कहिए। नहीं कर रहा हूं मैं। आरटीआई की बात करी, आरटीआई आज कितनी कमजोर हो चुकी है। और अगर आपको इस तरह की टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी पर बहस करनी है तो आइए खुले मैदान में, हम भी तैयार हैं आपके साथ बात करने के लिए। पता चल जाएगा किसका ग्राउंड कितना था। कुलदीप जी आप हिस्ट्री मत जाइए। ठीक है राजू जी, आप कंटिन्यू करिए प्लीज, और प्लीज टॉपिक पर रहिए। आरटीआई की बात करिए, आज आरटीआई कितनी कमजोर है। आप एक आरटीआई लगा के देखिए, 1.5 साल में भी जवाब नहीं मिलेगा आपको। इतना कमजोर कर दिया आज आरटीआई को। लोग मुझे मिली अभी 5 दिन में, वो मिल गई होगी, किसी विषय में मिल गई होगी। आप सवाल नहीं लगा रहे, आप आरटीआई लगा नहीं रहे, आप आरटीआई सवाल खड़े कर रहे हैं। मिलती 5 दिन में कहीं नहीं मिलती, आपको नहीं मिलेगी, ये पड़ी मिल गई होगी, नहीं मिलती। ठीक है, एक एक करके बोलेंगे, ऐसे किसी की आवाज साफ नहीं आती है। प्लीज आप सब लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है, प्लीज प्लीज एक एक करके बोलिए। सत्यवीर जी और मीनाक्षी जी प्लीज, राजू जी को बोलने दीजिए, उसके बाद जाएंगे मीनाक्षी जी के पास। राजू जी बोलिए। ये देखिए नाम से है, बोलिए। ठीक है सत्यवीर जी, हाँ ठीक है, आपको सही कह रही हैं, आपको नहीं मिलेगी, किसको मिलेगी? प्लीज सत्यवीर जी उनको बोलने दीजिए। राजू जी बोलिए। समस्या है, लोग अपने बारे में तो खामोशी जाते हैं और दूसरे के बारे में बीच में बोलते हैं। प्लीज अभी कोई नहीं बोलेगा। राजू जी जल्दी से, वक्त कम होता जा रहा है, जल्दी से। हाँ, मैं ज्यादा समय कम है और एक सवाल पूछना चाहूंगा और बिल्कुल जनता के हित से जुड़ा हुआ है। शायद कुलदीप जी भी समर्थन करें, आप भी समर्थन करें और तमाम जितने लोग बैठे हैं सब समर्थन करें। ठीक है बोलिए। उत्तराखंड में अब तक पर्वतीय क्षेत्रों में एक भी हाई सेंटर हॉस्पिटल क्यों नहीं बना, और क्या आने वाले कितने दिनों में एक हाई सेंटर हॉस्पिटल पहाड़ पर बनाएंगे? ये एक सवाल है और इसको आप सबको समझना चाहिए। मैंने देखा है, बहुत गंभीर नजदीक से देखा है पहाड़ों को। मैंने भी एक लंबा समय मैं भी राज्य आंदोलनकारी हूँ, लंबा समय मैंने राज्य में दिया है, पैदा यही हुआ हूँ, तो मैंने भी देखा है। तो क्यों नहीं एक भी पर्वतीय क्षेत्र में सब ठीक है हरिद्वार, देहरादून। हाँ ठीक है राजू जी, यानी आपका सवाल है, ठीक है, इस पर जवाब लेंगे। ठीक है, नहीं आपके पहले सत्यवीर जी प्लीज, सत्यवीर जी प्लीज। मैं राजनीति छोड़ दूंगा श्रीनगर में हाई सेंटर हॉस्पिटल हुआ तो। अरे जाके श्रीनगर में हाई सेंटर हॉस्पिटल, मान्य क्या बात कर रहे हैं? अरे भैया मैं जाता हूँ, मैं देवप्रयाग चुनाव लड़ा हूँ। ठीक है चलिए, ठीक है, हो गया। मीनाक्षी जी आप बताइए जल्दी से, क्या कहना है आपको? अभी आप भी कुछ बोल रही थी। श्रीनगर को हाई सेंटर बिल्कुल, समय थोड़ा कम है तो मुझे बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन वही छोटी सी बात करूंगी कि यदि सवाल करना छोड़ देंगे तो जो भाजपा की मंशा है कि उसके विपक्ष में कोई सवाल करने वाला ना हो, वो तो उसका पूरा हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर हम इस बात का सपोर्ट करते हैं कि ये बिल्कुल सही सवाल है कि आखिर पहाड़ी राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या हाल है, इससे सभी लोग, इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा? यहाँ पे बोला जाएगा कि सारा का सारा विपक्ष एक है। अब एक बात बताइए कि जब गलत सवाल होगा या गलत कोई नीति होगी, कोई गलत घोषणा होगी, तो उसके खिलाफ में सारे विपक्षी दल एक ही बात तो बोलेंगे ना, गलत को गलत ही तो बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो दर्शाया जाता है, जो जनता को भ्रमित किया जाता है, वो ये करके किया जाता है कि सारा विपक्ष एक हो गया। तो अब आप बताओ कि मैं कुलदीप जी की बात को यहाँ पे काटना चाहूंगी कि आप सवाल मत करिए। सवाल क्यों ना करें? आप सवाल करिए। उन्होंने ये नहीं कहा मीनाक्षी जी, आप लोग प्लीज बात को गलत उसमें मत करिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सवाल मत करिए। मैं उनके कहने का जो भी मतलब है, मैं पूरी तरह समझ रही हूँ कि आप सवाल ऐसे मत करिए कि उनको आप क्वेश्चन कटघरे में मत खड़ा करिए। उनके कहने का मतलब है कि आप सवाल ऐसे करिए कि जिससे राइट डायरेक्शन में वो लोग जाएं। तो बेसिकली सवाल करने का मकसद ही है। और जहां तक बात है कि यूकेडी नहीं अब लड़ रहे, तो यूकेडी के तो मुद्दे आज तक हम लोग गैरसैंण पे आज भी आवाज उठा रहे हैं, भाषा और संस्कृति पे लेके आज भी हम लोग सवाल उठा रहे हैं। और जो गैरसैंण की राजधानी, जिसको सिर्फ नाम मात्र के लिए गैरसैंण राजधानी बना दिया गया है, उस पे भी सवाल उठा रहे हैं। तो अब बताइए हम कितने और 100 दिनों का इंतजार? नहीं वैसे ठीक है, आप सबने अपनी अपनी बात कह ली, लेकिन मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ, और वो ये कि आप सब लोग जब डिबेट्स में जाते हैं, कभी भी कहीं भी जाते हैं, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता, तो वहाँ पर बहुत सारे सवाल उठाते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो मैं देखती हूँ कि इतनी मजबूती के साथ ऐसा कोई सवाल पार्टियों की ओर से उठाया नहीं जाता, क्योंकि आप लोग ये कह देते हैं कि जनता भ्रमित है, जनता को ये भ्रम में डाल रहे हैं। भाई जनता का ये भ्रम कौन दूर करेगा? आप क्यों फील्ड पर जाकर जनता का ये भ्रम दूर नहीं करते? अगर ये जनता को भ्रमित करने का काम इतनी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, तो आप भी तो आप लोग तो 3 लोग हैं, अगर मैं आज की बात कर लूं, 3 दलों के लोग मिलकर क्या जनता के भ्रम को दूर नहीं कर सकते?
आप डिबेट्स में ये बात क्यों कहते हैं हमेशा कि जनता भ्रमित है? जनता पर सवाल कृपया ना उठाया करें, ठीक है? जनता पे सवाल ही नहीं है, जनता पे सवाल ही नहीं, है। पर निकल कर बात यही आती है ना कि इन्होंने जनता को भ्रमित कर दिया, जनता हिंदुत्व पर वोट दे रही है, जनता विकास नहीं देख रही। आप लोग जाइए ना, विकास की बात क्यों नहीं करते? जनता आपकी बातों में क्यों नहीं आ रही है? ये भी बहुत ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी से कुलदीप जी 1 मिनट पे प्लीज, जल्दी से आप जो कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सत्यवीर जी को सुन लेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, उत्तराखंड में ऐसा नहीं है कि मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दे बिखरे पड़े हैं यहाँ पे। और मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है और मुझे कभी कभी विपक्ष से एक निराशा भी होती है। अच्छी बात है, विपक्ष संगठित हो, सारे मिलकर के सवाल करें और सत्ता के कानों तक वो आवाज जानी चाहिए, इतनी बुलंद आवाज हो, ठीक है? देहरादून में स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, 1400 करोड़ की परियोजना है, कटघरे में है, कोई सवाल नहीं है। चारधाम यात्रा में केदारनाथ रूट पे 600 से ज्यादा जानवर, जो घोड़े खच्चर हैं, वो उनकी मृत्यु हो गई है, गधों की मृत्यु हो गई है, कोई सवाल नहीं है, कोई सड़क पे नहीं है, कोई राजनीतिक दल सड़क पे नहीं है। क्यों बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल। और ये फिर उसके बाद मौके जाने देते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर के व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कोई सवाल नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सत्यवीर जी, अरे सत्यवीर जी के पास पहले मैंने जो बात कही ना कि हमें उस तरह की चीजें रखनी चाहिए ताकि जनता में भ्रम पैदा ना हो। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ ना कि टीवी डिबेट्स में सवाल खड़े करने पर दूसरे पार्टी के प्रवक्ता पर कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको वाकई में अपने पार्टी के अस्तित्व की चिंता है ना, आप सबको, क्योंकि फिलहाल उत्तराखंड में किसी भी पार्टी को हम देखें ना तो सबका जो स्तर है वो बिल्कुल गिरता चला जा रहा है। इसमें वो कोई हर एक पार्टी शामिल है, कांग्रेस पार्टी को भी मैं शामिल कर रही हूँ। तो भाई आप लोग जाइए ना, जनता को समझाइए ना, आपका ही काम है, उसमें फायदा भी आपका ही है क्योंकि आप चुनाव लड़ने के लिए राजनीति में आए हैं। ठीक है, सत्यवीर जी बताइए, आपने सुना अभी सभी पार्टियों को लगता है कि आपकी पार्टी ने कुछ नहीं किया है, बता दीजिए क्या कुछ किया है अभी, हालांकि आपके रिपोर्ट कार्ड का इंतजार है। ठीक है, जल्दी से। हमने कुछ नहीं किया, इसीलिए 10 तारीख के परिणाम है। हमने कुछ नहीं किया, इसीलिए चंपावत में एक पार्टी की जमानत जब्त हुई है, कोई कई पार्टियां धरातल पर नहीं दिखी। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आरुषि इनकी प्रवक्ता है, इनकी स्मरण शक्ति को याद दिला दूं जो हमारे ऊपर, इसको मैं करेक्ट करना चाहता हूं कि धर्म की राजनीति की बात करते हैं। इन्हीं के राहुल गांधी और इन्हीं के पार्टी के तमाम नेता थे जो भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, और राहुल गांधी ये बोलते कि लड़के मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं और फिर सैंसपुर तक वो बात पहुंचती है। तो ये हमारे पार्टी के बयान है, इनकी पार्टी के बयान। प्लीज अभी डिबेट खत्म होने वाली, प्लीज इस तरफ मत जाइए। प्लीज सत्यवीर जी, प्लीज सत्यवीर जी रिपोर्ट कार्ड पर बात कीजिए। सत्यवीर जी, योगी जी जिस दिन आए उस दिन आपने देखा, हमने भी सुना उन्होंने क्या बोला। चुनाव के लिए नामांकन हुए, इन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता है आचार्य प्रमोद कृष्णन जो राजनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे लखनऊ से, उन्होंने। अरे सत्यवीर जी, आप प्लीज उत्तराखंड की बात कीजिए। आप उत्तर प्रदेश में क्यों जा रहे हैं? उत्तराखंड तक सीमित रहिए ना, उत्तराखंड की बात करिए, गलत बात है। आप प्लीज गलत जगह पर मत जाइए, डिबेट खत्म होने वाली है वैसे भी। और प्लीज गरिमा जी, उत्तराखंड की बात करना चाह रहा था, इन्होंने डिरेल किया है आपकी डिबेट को। मैंने उनको तुरंत रोका था, मैंने कहा भी था कि आपके पड़ोसी प्रदेशों में इस तरह की बातें आती है, लेकिन उत्तराखंड अब तक इससे अछूता है, तो प्लीज कम से कम यहाँ पर तो इस तरह की धर्म और ये सारी चीजें लेकर मत आइए ना। मैंने उनको रोका था ना, तो कम से कम आप उसी तरफ डिबेट को अब ना लेकर जाए जब खत्म हो रही है। भारत में सभी जगह देखा जाता है, इसलिए इनके प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो मुझे इनका प्रश्नों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें तो कार्य करना है। ठीक है, आखिरी सवाल बस हाँ ना में जवाब दे दीजिए। ठीक है, आखिरी सवाल सत्यवीर जी, रिपोर्ट कार्ड आप लेकर आएंगे, जनता से पास कराने की कोशिश होगी, कैसे जानेंगे जनता ने पास किया फेल किया? जल्दी से बस एक लाइन में जवाब। जनता ने हमें पहले भी पास किया और अभी आपने कुछ दिन 3 तारीख पहले भी देखा है कि हमको पास किया है और आने वाले समय भी। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी आप उत्तराखंड के इतिहास में देख रहे होंगे जो बजट आ रहा है, तो पहली बैठक उसकी नैनीताल में हुई जहाँ पे मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री जी भी थे और वहाँ की स्थानीय विधायक भी थी। उसके बाद यहाँ देहरादून के अंदर भी बैठक हुई है। आम लोगों से सुझाव लिए गए कि उत्तराखंड का बजट किस तरीके से होना चाहिए, क्या आपकी मूलभूत आवश्यकता है, उसको देख के सरकार आगे बढ़ रही है। और मैं कहना चाहूंगा, आप जो आने वाला समय है और ये दशक होगा, ये उत्तराखंड के विकास का दशक होगा। उत्तराखंड की सरकार से हिमालय राज्य की पर्यटन की देखा जाता है, ये अनेक आयाम गढ़ेगा। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, एक और किस और हमारी सरकार हॉर्टिकल्चर की तरफ बढ़ रही है। उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे ठीक है, रिपोर्ट कार्ड आने दीजिए सत्यवीर जी, रिपोर्ट कार्ड आने दीजिए, इंतजार करिए, जनता भी आपका रिपोर्ट कार्ड पूरा चेक करेगी। सत्यवीर जी, जनता भी आपका रिपोर्ट कार्ड चेक करेगी और साथ ही साथ आपके जो विपक्षी बैठे ये भी आपके रिपोर्ट कार्ड को आपसे ज्यादा गौर से पढ़ने वाले और उसके बाद फिर से एक बार सवाल खड़े करने वाले। ठीक है, खैर, और देखिए विपक्ष से भी यही है कि आप लोग सवाल जरूर उठाइए ताकि सत्ता पक्ष के लोग ठीक तरह से काम करें और साथ ही साथ
इस मंशा से उठाइए कि वाकई में उत्तराखंड की जनता के हित का काम हो। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त फिलहाल यहाँ पर खत्म हो रहा है और आज हम बात कर रहे थे कि क्या विपक्ष को मिलेगा जवाब, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार के इन सौदनों को लेकर, इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि 70 दिन हो चुके हैं, 30 दिनों का वक्त अभी शेष है, लेकिन सरकार की ओर से रिपोर्ट कार्ड बनाने जारी की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड में सामने आएगा, इस पर हम आगे विस्तार से बात करें, लेकिन फिलहाल देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।